नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रयास के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड लेवल 2 मैथ पेपर के सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर कोई संख्या 10 की पावर n माइनस 1 11 से पूरी विभाजित हो जाती है तो n का मान ज्ञात करना है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, विषम संख्या, सम संख्या, 11 का गुणांकुर कोई नहीं। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं। सबसे पहले हम विषम संख्या को लेकर बात करते हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि 10 की पावर n माइनस 1 में 11 का भाग लगाए तो n क्या हो सकता है। तो देखो, अगर n विषम है तो विषम के केस में हम क्या करेंगे, यहां पर n की वैल्यू 1, 3, 5 इस प्रकार से हम विषम संख्या ले सकते हैं। ठीक है ना। और अगर n यदि हम सम लेते हैं तो 2, 4, 6, 8 इस प्रकार की कोई संख्या ले सकते हैं। तो देखो, एक एक को चेक करके हम बात करते हैं। जैसे यदि n इक्वल टू हमारे पास 1 है तो 10 की पावर 1 माइनस 1 में अगर हम 11 का भाग लगाएंगे तो इधर से 9 बटे कितना बनेगा, 11, जो 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है ना। यदि इसी प्रकार हम अगर 2 को लेकर बात करें तो देखो, 10 की पावर 2 माइनस 1 बटा 11, तो आप यहां से लिख पाएंगे कि सर 100 माइनस 1 बराबर कितना हो रहा है, 99, जो 11 से पूर्णतः विभाजित है। अगर इसी प्रकार हम n बराबर 3 को पुट करते हैं और n बराबर हम 4 को पुट करेंगे तो n बराबर 3 में देखिए 1000 माइनस क्या बनेगा, 1, क्योंकि देखो 10 की पावर 3 कितना देगा, 1000, 1000 माइनस 1 में 11 का भाग लगा रहे होंगे तो 999 में आप 11 का पूरा भाग नहीं दे सकते। ठीक है। और इसी प्रकार अगर n बराबर 4 पुट करेंगे तो हम 10,000 माइनस कितना रखेंगे, 1, और बटे 11, तो 9,999 बटा कितना रहेगा, 11 रहेगा, जो 11 से पूर्णतः क्या हो रहा है, विभाजित। तो सिंपल सी बात है कि n बराबर 2 पुट करने से 11 पूर्णतः विभाजित है, n बराबर 4 पुट करने से विभाजित है। इसी प्रकार अगर n बराबर हम 6 पुट करेंगे, n बराबर हम 8 पुट करेंगे तो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सेकेंड आंसर होगा। ठीक है। चलिए, इसके अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि 6 की पावर 10 गुना 7 की पावर 17 गुना 5 की पावर 55 गुना 11 की पावर 121 के विस्तार में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास दे रखा है ये वाली वैल्यू, इसके अंदर जो आधार वैल्यू है, जैसे 6 है, 7 है, 5 है और 11 है, इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 6 के लिए 2 की पावर 10 हो जाएगी और 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 10, है ना, कि 6 इक्वल टू क्या हो रहा है, 2 इंटू 3। 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 की पावर कितनी रहेगी, 17। 5 अगर अभाज्य संख्या है तो 5 की पावर कितनी रहेगी, 55। इसी प्रकार 11 भी एक अभाज्य संख्या है तो इसकी पावर भी कितनी रहेगी, 121। इसके बाद हम क्या करते हैं कि देखो, ये जो ब्लॉक में आने वाली संख्या अगर सारी अभाज्य संख्या है तो इसके पावर को जोड़ देंगे। तो अब 2 10 बार आ रहा है, इसी प्रकार 3 भी 10 बार आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 20। 7 आपका 17 बार आ रहा है, 5 55 बार आ रहा है और 11 121 बार आ रहा है। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। जब हम इसका सम करेंगे तो अब देखिए, 6 13 7 8 10 रे 11 और 1 रे कितना हो गया, 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना रहेगा, 213। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी रहेगी, 213। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रायिकता से कि एक थैले में 5 सफेद, 7 लाल व 8 काली गेंद है। यदि बिना वापस रखे 4 गेंदों को एक एक करके निकाला जाए तो सभी के सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी, सभी के सफेद होने की प्रायिकता। तो देखो, थैले में क्या क्या है, 5 गेंद है, 7 लाल है और 8 क्या है, काली गेंद है। तो अगर टोटल गेंद की हम बात करें तो 8 7 15 और 5 कितनी हो रही है, 20। अब इसमें कंडीशन दे रखी है कि वो बिना वापस रखे 4 गेंद को एक एक करके निकालता है और वो सभी क्या होनी चाहिए, व्हाइट होनी चाहिए, है ना, सफेद होनी चाहिए। तो देखो, अगर हम इस थैले के अंदर पहली सफेद गेंद निकाले तो सफेद टोटल कितनी है, 5। तो 5 में से एक निकालने का तरीका क्या होगा,
5 और टोटल सम कितना है 20। तो पहली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है वो कितनी रहेगी 5/20, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि उस गेंद को बिना रखे अगर वापस आप नहीं रख पा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि यहां पर सफेद गेंद कितनी रहेगी 4। तो अब हमें 4 में से एक का चयन करना पड़ेगा और टोटल कितनी रह जाएगी 19। तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी कि 4 बटे कितना रह जाएगा 19। इसी प्रकार 3 गेंदों में से अगर एक गेंद व्हाइट निकालेंगे तो कितना रहेगा 3/18 और इसी प्रकार से चौथी गेंद के लिए आप कितना लिख पाएंगे 2/17। जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो देखिए 5 4 20 हो रहा है तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 3 गुणा 2 6 हो रहा है तो 6 18 कितना हो जाएगा 3। तो यहां से हमारे पास बनेगा 1/19 1/3 1/17। जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 969 रहेगा। तो देखो 4 गेंद एक एक करके निकालने की जो प्रायिकता है और चारों ही सफेद हो उसकी प्रायिकता कितनी होगी 1/969। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किसी घनाभ की माप 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर है। एक घन का आयतन घनाभ के आयतन का आधा है। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि हमारे पास जो घनाभ की माप है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो आपको दे रखी है, साथ में घन का जो आयतन है वो घनाभ के आयतन का आधा है। अगर हम घन की भुजा a मानकर चले तो घन का आयतन क्या होगा a³। वो क्या है घनाभ के आयतन का आधा। तो घनाभ क्या है 25 गुणा 20 गुणा और कितना 4 और इसका अगर हाफ करेंगे तो किसका आयतन बन जाएगा घन का आयतन बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगर आप इसको और कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां से कितनी 10 और 10 गुणा 4 40 और गुणा 25 तो a³ बराबर आपका बन रहा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर a³ बराबर 1000 सेंटीमीटर है तो a बराबर क्या हो जाएगा दोनों तरफ घनमूल करने पर उस घन की प्रत्येक भुजा की माप कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा है 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो आपका जो यहां आंसर आएगा घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 7 मीटर व्यास वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर का एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई आप लोगों को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरा एक कुआं है। कुआं सदैव बेलनाकार होता है। तो अगर कुएं का व्यास 7 मीटर दे रखा है तो सीधी सी बात है इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 3.5 मीटर। 3 पॉइंट क्या होगी दोस्तों 5 मीटर, ठीक है। और h इसकी कितनी दे रखी है 20 मीटर और इससे क्या बनाया जा रहा है एक चबूतरा बनाया जा रहा है। उस चबूतरे की जो लंबाई चौड़ाई है वो 22 मीटर और 14 मीटर है। तो सीधी सी बात है कुएं में से मिट्टी को खोदकर अगर उससे चबूतरा बनाया जा रहा है तो उस कुएं का जो आयतन है उस चबूतरे के आयतन के बराबर रहेगा। और कुआं बेलनाकार होता है तो बेलन का आयतन चबूतरे के आयतन के बराबर रहेगा, ठीक है। वैसे बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, है ना। तो अगर हम यहां से डायरेक्ट लिखें कि पाई की वैल्यू 22/7, आर इसकी 3.5 है, ठीक है। फिर h इसका कितना है 20। ये कुएं से निकाली गई मिट्टी है और इससे क्या बनाया जा रहा है चबूतरा। और चबूतरे की लंबाई 22 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 14 मीटर। तो उसकी ऊंचाई क्या मान लेता हूं h। अगर हम इस h की वैल्यू निकाल रही है तो 22 और गुणा 14 का भाग हम इसमें लगा देंगे तो यहाँ h इक्वल टू क्या बन जाएगा 22/7। 7 नीचे रहेगा। देखो अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 जाएगा तो नीचे 10 हो जाएगा। इधर 35 बटा क्या रहेगा 10 और इधर 20 और देखो इनके गुणा में क्या आएगा 22 गुणा क्या रहेगा 14।
अब आप इनको कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए 22 से तो 22 कैंसिल हो गया, 7 से ये हो गया 5, है ना, और 5 से ये हो गया 2 बार। फिर 7 का भाग लगाएंगे तो इधर 2 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 5, और 5 से ये आपका 2 हो गया, और देखो 4 से ये कितना हो गया 5। तो सीधी सी बात है h बराबर अपने पास कितना आ रहा है 5/2, जिसकी वैल्यू कितनी है 2.5 मीटर। तो इस चबूतरे की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 2.5 मीटर होगी। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। देखिए 116 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √11 + 2 √30 माइनस 1/√11 + 2 √30 का मान चाहिए। सीधी सी बात है हमें इनका सॉल्यूशन चाहिए। तो देखो इसको सोल्व करने से पहले हमें इस वाली वैल्यू को सोल्व करना पड़ेगा, √11 + 2 √30। ठीक है, और ये सोल्व कब हो पाएगा जब अंदर a + b का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि अगर अंदर पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी तभी उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल आप पूरा पूरा लिख सकते हैं, है ना। तो सीधी सी बात है हमें इसको किस फॉर्मेट में बनाना है, a + b के होल स्क्वायर के रूप में। और आप सभी जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, a² + b² + के 2ab। ठीक है, तो देखिए 30 के हम ऐसे टुकड़े करें जो ये a + b के होल स्क्वायर में बन जाए। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख पाऊंगा कि अगर हम ऐसे लिखें √11 को मैंने लिखा 5 + 6 और प्लस 30 को मैंने क्या लिख दिया √6 × √5। ठीक है, हम इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो जैसे हम इसको ऐसे लिख पाएंगे √5 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर प्लस 2 √6 × √5। सीधी सी बात है हम इसको ये भी लिखेंगे फिर तो कि √6 + √5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो ये a² + b² + 2ab है, तो यहां पर आप इसको लिख पाएंगे √6 + √5 का होल स्क्वायर और इसका कंप्लीट रूट। अब स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो सीधी सी बात है कि हम √11 + 2 √30 को हम कितना लिख पाएंगे √6 + √5। चलो अब हम पुट करते हैं ये वैल्यू यहां पर। तो देखिए इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी √6 + √5। ठीक है, ये साइन माइनस का है, इसके नीचे क्या आ जाएगा बटे में √6 और यहां से प्लस रूट क्या हो जाएगा 5। अगर हम यहां पर प्रमेयीकरण करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू का हम संयुग्मी ऊपर नीचे गुणा करेंगे। सीधी सी बात है हम किससे गुणा करेंगे √6 - √5 से ऊपर और √6 - √5 से नीचे। जब हम गुणा कर रहे होंगे तो नीचे √6 + √5 और √6 - √5 होगा तो a + b a - b का फॉर्मूला बनेगा। तो 6 - 5 बराबर कितना रह जाएगा a, और ऊपर वाली वैल्यू कौन सी रह जाएगी √6 + √5 फिर माइनस का ऊपर बन जाएगा √6 - के √5। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 + √5 और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का √6 और प्लस के √5 होगा और √6 से √6 कैंसिल होके कितना हो जाएगा दोस्तों 2√5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2√5 होगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, चलो अब इससे आगे हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। देखो 117 भी इसी वर्गमूल से संबंधित ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि 1 + √2 बटा √5 + √3 प्लस 1 - √2 बटा √5 - √3 को सरल कीजिए। इन चारों में से हमें एक आंसर निकालना है। तो पहले काम करते हैं। देखो यहां पर प्रमेयीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इनका हर का भी आप अगर लघुत्तम लेंगे ना तभी आप चीजों को कर पाएंगे। तो देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं। हम डायरेक्ट यहां लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम हमारे पास क्या आएगा √5 + √3 और गुणा में √5 - के √3। अब देखिए जब हम इसका भाग लगा रहे होंगे तो ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी। मतलब आप ऐसे कह पाएंगे कि सर 1 + √2 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे √5 - के √3 से। फिर प्लस का साइन है। जब हम इसका इसमें भाग लगा रहे होंगे ना तो ये √5 + √3 किससे गुणा होगा 1 - √2 से। तो आप ऐसे लिखेंगे √5 + √3
और गुणा में क्या आ जाएगा 1 माइनस रूट 2। ठीक है, अब देखो नीचे वाला तो आसानी से सोल्व कर दोगे, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 3 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 3, तो 5 माइनस 3 वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ तो 2 हो गई। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखो एक इनसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा रूट 5 माइनस रूट 3, फिर रूट 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 रूट 5 कितना हो गया रूट 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस के रूट 6। इसी प्रकार अगर ये इनसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा रूट 5 और फिर माइनस के रूट 10 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये रूट 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के रूट 3 और इधर कितना हो जाएगा माइनस के रूट 6। अब देखिए रूट प्लस के रूट 10 और माइनस के रूट 10 कैंसिल हो गया, माइनस का रूट 3 और प्लस का रूट 3 कैंसिल हो गया। अब ऊपर कितना बच रहा है, देखो रूट 5 2 बार है और माइनस के रूट 6 कितनी बार है 2 बार है, तो हम ऐसा लिख पाएंगे सर 2 कॉमन ले लीजिए, तो आप लिखोगे रूट 5 माइनस रूट 6 और बटे कितना 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रूट 5 माइनस का रूट 6 रहेगा। तो सीधी सी बात है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा तीसरा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि n एक धन पूर्णांक हो तो x की पावर n प्लस a की पावर n पूर्णतया x माइनस a से विभक्त होगा। देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। देखो दो कंडीशंस होती है, आप सभी ने सुना होगा कि पहले होता है कि यदि हमारे पास कोई x की पावर n माइनस वाई की पावर n के रूप में हो, ठीक है ना, x की पावर n माइनस वाई की पावर n के रूप में हो, तो देखिए यहां पर हम एक कंडीशन लेते हैं कि n बराबर यदि आपकी सम संख्या है, n बराबर क्या है सम संख्या है, तो हम इसके कहेंगे कि सर इस संख्या को पूर्णतया विभाजित करने वाली बहुत सारी संख्या हो सकती है, लेकिन दो संख्या ये भी हो सकती है कि एक बार दोनों को आप जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को आप घटा दीजिए। ठीक है, एक कंडीशन तो इसकी ये होती है। अब दूसरी कंडीशन को लेकर बात करें, यदि n बराबर आपका विषम संख्या हो, क्या हो विषम संख्या, तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं कि सर x की पावर n माइनस वाई की पावर n का एक ही गुणनखंड संभव है और वो क्या है x माइनस वाई। ठीक है ना, और दूसरा केस बनता है दोस्तों x की पावर n प्लस वाई की पावर n के रूप में। ठीक है, और यहां पर हम केवल एक ही कंडीशन लगाते हैं कि n यदि आपकी विषम संख्या हो, m क्या हो विषम संख्या, तभी आप इसके दो एक गुणनखंड लिख सकते हैं x प्लस वाई। अब आप यहां देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि x की पावर n प्लस n की a की पावर n है और ये पूर्णतया x माइनस a से विभक्त होगा, तो ये तो कोई कंडीशन ही नहीं होती, क्योंकि अगर यहां पर x की पावर n प्लस वाई की पावर n है तो वो केवल और केवल x प्लस वाई से विभक्त होता है, कभी भी वो x माइनस वाई से विभक्त नहीं होता। तो यहां पर देखो ऑप्शन दे रखा है n के सभी मानों के लिए, तो ये गलत है, विभक्ति नहीं होता। n के सभी मानों के लिए ये भी ऑप्शन गलत है, n के विषम मानों के लिए ये भी ऑप्शन गलत है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है कि n के किसी भी मान के लिए नहीं। तो सीधी सी बात है इस वाली संख्या का गुणनखंड कभी भी ये नहीं हो सकता, इसका गुणनखंड केवल x प्लस a ही हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है n के किसी भी मान के लिए संभव नहीं है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंजक 9x² माइनस kx प्लस 16 का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए k का मान कितना होना चाहिए। ठीक है, देखो एक तो आप इसको प्रोसेस से सोल्व कर सकते हैं, एक आप इसको ऑप्शंस के लेकर भी बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसका जो आंसर है वो प्लस माइनस 24 है, तो इसी को लेकर बात करते हैं कि यदि मान लो कि k का मान प्लस माइनस 24 हो, ठीक है, तो प्लस माइनस 24 हो तो आप क्या लिखोगे 9x² माइनस या तो 24x प्लस 16 होगा। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो कि सर 9x² अगर प्लस ले रहे हैं तो प्लस 24x प्लस क्या होगा 16। यदि हम इसके टुकड़े करके देखें
तो क्या इसका एक पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं? जैसे मान लो इसको नॉर्मली हम कहें कि 3x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर इधर हम क्या लिख रहे हैं 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 24 को हम क्या लिखें -2 3x गुणा 4। अब आप देखिए यदि a हमारे पास 3x है और b हमारे पास 4 है तो यहां पर देखिए 2a और b बन रहा है। सीधी सी बात है कि ये वाला जो फॉर्मेट है वो किस में बन रहा है 3x - 4 के होल स्क्वायर में। और किसी भी संख्या की पावर यदि 2 या 2 के गुणज में होती है तो वो एक क्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या। तो सीधी सी बात है -24 के लिए एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर प्लस 24 को लेकर हम बात करें तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3x गुणा 4 और प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसका भी हम फॉर्मेट किस रूप में लिखेंगे 3x + 4 का होल स्क्वायर। तो सीधी सी बात है ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो ±24 रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x + 1/x = 4 हो तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 कितना होगा, ये आपको बताना है। देखो बिल्कुल आसान है, आप इसको स्क्वायर प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि यदि x + 1/x बराबर हम 4 बता रहे हैं तो जब हम स्क्वायर प्रॉपर्टी लगाएंगे, स्क्वायर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं x² + 1/x² की वैल्यू के लिए क्या करते हैं जो संख्या है इसका स्क्वायर माइनस क्या करते हैं 2। तो सीधी सी बात है 4 का स्क्वायर 16, 16 - 2 कितना हो रहा है 14। ठीक है, जब हम इसमें अगेन स्क्वायर प्रॉपर्टी लगाएंगे क्योंकि हमें पावर किसकी चाहिए x की पावर 4 चाहिए। क्या चाहिए x की पावर 4। और x की पावर 4 कैसे आएगी जब x का हम 2 बार वर्ग करेंगे, क्योंकि x का हम वर्ग करेंगे तो x² होगा, फिर वर्ग करेंगे तो x की पावर 4 होगी। तो यहां से अगर अगेन अपन स्क्वायर प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये वाला फॉर्मेट बनेगा x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 और 14 का स्क्वायर -2। तो 14 का स्क्वायर कितना हो रहा है 196 - 2 बराबर कितना रहेगा 194। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, ओके। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समीकरणों x > 0 y > 0 के संगत समीकरण व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखो अगर हम इसको ग्राफ में देखें तो इस प्रकार से ग्राफ होता है। यहां पे हम x y, ये y डैश होता है और ये क्या होता है x डैश, और ये दो बिंदु जहां मिलता है वो क्या होता है मूल बिंदु। अब हमारे पास दो सरल समीकरण दे रखी है, समीकरण दे रखी है। पहली तो है x > 0 और दूसरी क्या दे रखी है y > 0। देखो दोस्तों इसका मतलब क्या है, देखिए यदि हम x = 0 को पुट करें कि x किसके बराबर हो सकता है 0 या x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं y बराबर क्या है 0 या y से कोई बड़ी वैल्यू हो। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है। यदि हम x = 0 की बात करें तो बताओ x इनमें से कौन सी रेखा पर 0 रहेगा, तो x की वैल्यू y की रेखा पर 0 रहेगा। तो हम ऐसे कहेंगे कि जो x = 0 है वो सदैव कौन से एक्सिस को प्रदर्शित करता है y एक्सिस का। y एक्सिस का समीकरण क्या होता है x = 0। इसी प्रकार अगर y की बात करें तो y = 0 किसको निरूपित करेगा x को। तो हम यहां से कहेंगे कि ये जो x का जो समीकरण होता है वो कितना होता है y = 0। अब हम प्रैक्टिकली करें कि सर x > 0 हो तो जैसे नॉर्मली हम एक बिंदु मान लेते हैं 0 और 4 और 0। अगर 4 और 0 को लेकर बात करें तो सीधी सी बात है यहां पर y एक्सिस का मान 0 होगा और यहां पर 4 है, तो यहां पर कोई बिंदु होगा। ठीक है ना, तो देखिए अगर इस सर्व समीकरण इस समीकरण को यदि ये प्रदर्शित कर रहा है कि x > अगर 4 है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हाँ ये जो है x > 4 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है x > 0 को, कि या तो x = 0 हो या 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा हो तो सीधी सी बात है ये जो आपका समीकरण है x मान लो x > 4 तो वो हमेशा इसी प्रकार के फॉर्मेट में रहेगा।
है ना, सॉरी वाई एक्सिस को प्रदर्शित कर रहा है ना, तो वो इस प्रकार के फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है ना। और यदि एक बिंदु हम मानकर चले 0 और 4, तो ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब इस असमीका को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसमें भी देखो ये y एक्स को प्रदर्शित करेगा और पॉजिटिव वैल्यू को, है ना। तो ये y एक्सिस तो ये हो गया, और ये वाला जो समीकरण है वो x एक्सिस या इससे बड़े वाली चीजों को, तो यहां वाली को प्रेजेंट करेगा। तो सीधी सी बात है, इन दोनों से जो आपका जो एरिया बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, जिसे हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। और प्रथम चतुर्थांश कौन से दो अक्ष को निरूपित करता है? एक तो पॉजिटिव x एक्सिस को और एक y एक्सिस को। तो सीधी सी बात है, ये दोनों असमीकाएं सदैव किसके संगत समीकरण व्यक्त करेगी? x एक्सिस और y एक्सिस के, ठीक है। चलिए हम इसको डायरेक्ट भी देख सकते थे। चलो नेक्स्ट हम बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर 17 तथा 2 की पावर a प्लस 2 माइनस 3 की पावर b प्लस 1 बराबर 5 हो, तो a और b का मान ज्ञात करें। देखो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप प्रोसेस से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ऑप्शन पे ज्यादा अप्रोच करिए। यहां पर आप देखिए कि अगर इसके आंसर को लेकर बात करें तो a बराबर क्या है? 3 और b बराबर क्या है? 2। तो अगर हम a बराबर 3 और b बराबर 2 पुट करके देखते हैं तो देखिए 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2, तो वैल्यू कितनी होगी? 8 9 बराबर 17। तो ये पहले समीकरण को क्या कर रही है? संतुष्ट कर रही है। इन्हीं वैल्यू को हम दूसरे वाले में चेक करके देखते हैं। तो ये देखो a 2 की पावर a प्लस 2, तो a की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो 3 और प्लस 2 कितना हो रहा है? 5। फिर माइनस है 3 की पावर b प्लस 1, तो b है 2 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? b प्लस 1 का मतलब कितना हो गया? 3। अब यहां से 2 की पावर 5 कितना आ रहा है? 32 आता है, और 3 की पावर 3 कितना आता है? 27। जब 32 में से 27 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 5। तो ये वाली वैल्यू दूसरे वाले इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो यहां से सही जो आंसर होगा वो a बराबर 3 और b बराबर 2 होगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण 4x प्लस 17 अपॉन 18 माइनस 13x माइनस 2 बटा 17x माइनस 32 प्लस x बटा 3 बराबर 7x बटे 12 माइनस x प्लस 16 बटा 36 का हल ज्ञात करें। देखिए ये एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। अब इसका हम आंसर निकालें तो एक तो ये है कि इनको सबको सोल्व करें। आप यहां से लघुत्तम लेके इसको सोल्व करिए, फिर इधर से लघुत्तम लेके सोल्व करिए, है ना। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका, आप ऑप्शन को पुट करके देखिए कि जिस ऑप्शन से ये क्वेश्चन सेटिस्फाई रहेगा वही आपका क्या बन जाएगा? आंसर। तो यहां से देखो, जैसे x बराबर हम 4 पुट करके देखते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है ना। आप x बराबर -4 पुट करेंगे, फिर x बराबर 4 पुट करेंगे, फिर x बराबर 1/4, फिर x बराबर -1/4। मैं एक x बराबर 4 पुट करके देखता हूं। तो इधर से देखिए, अगर हम 4 पुट करेंगे तो 4 4 कितना हो रहा है? 16, और प्लस कितना हो गया? 17 बटे कितना? 18, माइनस अगर 4 यहां आएगा तो 13 4 52 और -2, तो कितना बन जाएगा? 50 बटे, यहां पर देखो 17 गुणा 4 68, और 68 से यदि हम 32 घटा रहे होंगे तो 36 मिलेगा, ठीक है। और प्लस x बटे 3, x कितना है? 4, तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 3। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए एलसीएम आपका 36 ही बनेगा। यहां से देखो 17 और 16 कितना हो रहा है? 33, और 2 से कितना बन जाएगा? ये 66 माइनस 50, और फिर ये कितना होगा? 12 4 48। यहां से 16 और 48 कितना बन रहा है? इधर 16 बचेगा, इधर 48, तो 64 बटा कितना रहेगा? 36। इसकी वैल्यू ये रह रही है। आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 16, और यहाँ क्या हो जाएगा? 9, तो 16 बटे 9। अब ये इसी प्रकार यही x बराबर 4 वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। तो देखो इधर से क्या बनेगा? 7 चौक 28, और बटे कितना रहेगा? 12, और माइनस का 4 और 16 कितना हो रहा है? 20, और बटे कितना हो गया? 36। अब यहाँ से लघुत्तम अगर 36 लेंगे तो इधर से 3 और 28 कितना हो रहा है? 84 माइनस 20, तो यहाँ भी वैल्यू कितनी आ रही है?
64/36, जिसको हम कितना लिख पा रहे हैं 16/9। तो सीधी सी बात है, इन दोनों जो समीकरण है, दोनों जो साइड्स हैं, चाहे LHS हो चाहे RHS हो, ये किसके लिए सेटिस्फाई हो रही है? x बराबर 4 के लिए। तो हमारे पास जो आंसर है वो x बराबर 4 रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत के विकिरण की लंबाई √41 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस आयत की परिमिति कितनी होगी? आयत का विकिरण आप सभी जानते हैं, आयत का विकिरण √L² + B² होता है, और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है? √41। तो सीधी सी बात है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो L² + B² की वैल्यू कितनी आ गई? 41। ठीक है, नेक्स्ट इसने कह रखा है कि क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो LB होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो कितना दे रखा है? 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप चाहिए, वैसे परिमाप होता क्या है? 2 × L + B होता है। ठीक है, तो देखिए L² + B² दे रखा है, LB दे रखा है, तो हम L + B की अगर वैल्यू निकालते हैं तो यहां से हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि L + B का जो होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? L² + B² प्लस का 2LB। L² + B² की वैल्यू कितनी हो गई? 41। LB की वैल्यू 20 है और 2 के गुणा में आएगी तो कितना रहेगा? 40। तो टोटल कितना हो गया? 81। और ये किसकी वैल्यू आ रही है? L + B के होल स्क्वायर की। तो दोस्तों L + B की वैल्यू कितनी रहेगी? 9। अगर L + B की वैल्यू 9 है तो परिमाप क्या होगा? 2L + B बराबर 9 × 2 बराबर कितना हो रहा है? 18 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अर्धवर्त का परिमाप सांख्यिकी रूप में इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका व्यास मीटर में होगा, ये आपको ज्ञात करना है। देखो अर्धवर्त को लेकर हम बात करें कि अर्धवर्त का परिमाप का संख्यात्मक रूप है ना क्षेत्रफल के बराबर है। वैसे अगर अर्धवर्त के क्षेत्रफल को लेकर बात करें तो क्षेत्रफल होता है πr²/2, और अगर इसके परिमाप को लेकर बात करें तो परिमाप होता है πr + 2r। ठीक है, ये अर्धवर्त का परिमाप होता है, ये अर्धवर्त का क्षेत्रफल, और दोनों ही संख्यात्मक रूप में बराबर में है, तो मैंने इन दोनों को बराबर रख दिया है। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों में r कॉमन है ना, यहां से r कॉमन है, तो आप क्या लिख सकते हैं? आप यहां से लिख सकते हैं πr²/2 बराबर r π + 2। r से r कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम यहां से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। देखो r की वैल्यू यहां से निकालते हैं तो r बराबर कितना हो जाएगा? π + 2 तो है ही, और इसके मल्टीपल में कितना आएगा? 2, और भाग क्या जाएगा? पाई। ठीक है, अब आप पाई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 22/7, तो r बराबर आप कितना लिख पाएंगे? r बराबर आप लिख पाएंगे, देखो 22/7 + 2, गुणा में 2 है और बटे में भी 22/7 ही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो देखो 22 गुना मतलब 7 × 2 14, तो ऊपर क्या बन जाएगा? 36, बटे में कितना आएगा? 7, गुणा में 2, बटे में 22/7 आएगा, तो 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब यहां से देखो 2 से ये 22 कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, तो हमारे पास जो r है वो वैल्यू कितनी आई? 36/11, जबकि हमें क्या चाहिए था दोस्तों? व्यास। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना, तो हम 2 × 36/11 की बात करें तो ये 72/11 होगा, और लगभग ये देखो 6 बार 66 और फिर 6 और बटे 11, तो अपना जो आंसर है वो 6 से ही 6/11 मीटर रहेगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलो अब इस पर आगे वाली क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। आप सीधी सी बात कर सकते हैं कि सर अगर वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? 9:4, तो हम इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा?
3:2, ये इसका क्या होगा, त्रिज्याओं का अनुपात, क्योंकि वृत्त में हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो उसके परिमाप का होता है, वही उसका व्यास का होता है। लेकिन त्रिज्याओं के वर्ग का वर्ग करेंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा, और क्षेत्रफल का यदि वर्गमूल करेंगे तो त्रिज्याओं का अनुपात आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ। चलो अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समलंब चतुर्भुज के भुजाओं का अनुपात, समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है, समांतर भुजा का अनुपात है, तथा इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 1440 वर्ग मीटर है। यदि समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है तो समांतर भुजाओं में बड़ी भुजा की माप ज्ञात करें। देखो, अगर समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो पहली समांतर भुजा में 5x और दूसरी में क्या मान लेता हूं, 3x। ठीक है, अब देखो, आप सभी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणा उनकी बीच की लंबवत दूरी, उनकी बीच की लंबवत दूरी होती है। क्या होती है, लंबवत दूरी। तो देखिए, अगर क्षेत्रफल 1440 दे रखा है तो 1/2, समांतर भुजाएं कौन सी है, एक 5x और 3x है, तो कितना हो गया दोस्तों, 8x। लंबवत दूरी कितनी है, 24। ठीक है, ओके। फिर देखिए, अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम x बराबर क्या लिख पाएंगे, 1440 गुणा 2, और बाहर किसका जाएगा, 24 गुणा 8 का। 24 से डिवाइड करेंगे तो 60 बार, और देखिए 2 से ये कितना हो गया, 4, और 4 से कितना हो जाएगा, 15। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 15। यदि बड़ी भुजा को लेकर बात करें तो 5x है, तो 5 गुणा 15 बराबर कितना हो जाएगा, 75 मीटर। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो 75 मीटर रहेगा। ठीक है, ओके। आगे वाले क्वेश्चन को लेकर हम बात करें। नेक्स्ट देखिए, आयत चित्र का उपयोग ज्ञात करने में किया जा सकता है। देखो, आयत चित्र का जो उपयोग है वो सदैव बहुलक ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, चलो आगे वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक वस्तु 240 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे ताकि 20% का लाभ प्राप्त हो। क्वेश्चन हमारे पास है कि वस्तु को 240 रुपए में बेचे हैं, तो 240 रुपए में बेचने पर हमें 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे ताकि उसको कितना परसेंट का लाभ हो, 20% का। तो देखिए, आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और 100 मानकर भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम 100 मानकर बात करें तो 100 वाली वस्तु को अगर 10% हानि पर बेचेंगे तो 90 रुपए में, और 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे दोस्तों, 120 में। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने 240 में बेचा तो 10% की क्या हुई, हानि। तो सीधी सी बात है, 240 किसके इक्विवेलेंट है, 90 के इक्विवेलेंट। और यदि हम 20% लाभ की बात करें तो 20% लाभ के लिए हम किससे गुणा करेंगे, 120 से। ठीक है, तो यहां देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 40, और यहां पर 3 होगा, और 3 से ये 8, और 8 गुणा 40, तो आंसर कितना आ रहा है, 320। तो इसका सही आंसर दोस्तों 320 होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 130, यदि 1 केजी के स्थान पे 850 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, 1 केजी के स्थान पे कितना, 850, तो सीधी सी बात है 1 केजी मतलब 1000 ग्राम की जगह आप 850 ग्राम बाट का प्रयोग करते हो, तो सीधी सीधी बात है 150 ग्राम का फायदा मिल रहा है किस पर, 850 पर, और परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल, और ये 3 और कितना हो गया, 17। अब ये 300/17 होगा, तो जब 300 में 17 का भाग लगा रहे होंगे ना, तो 17 से ही 11/17% इसका आंसर होगा। तो ये आपका पहला ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि 8000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहां आप समझिए, आपको दर 10% दे रखी है, तो 10% की भिन्न वैल्यू 1/10 है, मूलधन 8000 रुपए है।
ठीक है। और 8,000 रुपए पर आपको 10% की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। 1.5 वर्ष मतलब अगर वार्षिक गणना है तो 2 टाइम्स कैलकुलेशन होगा, तो पहला कैलकुलेशन 1/10 से कितना रहेगा 800, सेकंड कैलकुलेशन 1/10 से 800 रहेगा, और 1/10 से यहां पर कितना रहेगा दोस्तों 80। देखिए ये पहले वर्ष का ब्याज होता है और ये दूसरे वर्ष का ब्याज। हमें 1.5 वर्ष का चाहिए, तो देखो 1 वर्ष का तो ये हो गया, और ये पूरा 1 वर्ष का है, और अगर हमें इसमें 6 महीने का ब्याज चाहिए तो पूरा 12 महीने का है, तो 12 माह का कितना हो गया दोस्तों, 12 माह का 880 रुपए हो गया। ठीक है, तो 6 माह का कितना हो गया, 6 माह का आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 4 और 0, तो कितना हो जाएगा 440। तो 1.5 वर्ष के अगर ब्याज की बात करें तो 800 प्लस 440 बराबर दोस्तों 1240 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो फर्स्ट रहेगा। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10,500 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि एक का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 है। देखो 2/5 है, 2/5 है, कौन ए है, किसका, बी और सी का। ठीक है, साथ में क्या कह रहा है कि ए और सी का, कौन, बी, कितना बटा है 1/2, तो 1/2 है। अब ए और सी का है, किसका, ए और सी का, कौन है, बी है। अब देखिए अगर हमें 10,500 रुपए को बांटना है तो सीधी सी बात है ए और बी का अंतर हमें ज्ञात करना है, और 10,500 रुपए को बांटना है तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी बनाना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करें कि देखो इन दोनों का अगर सम की बात करें तो कितना आ रहा है, इन दोनों का सम आ रहा है 7, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है 3, क्योंकि अनुपातों का योग समान कर दें तो 3 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कितना बन जाएगा 6, और b प्लस सी कितना बन जाएगा 15। इसी प्रकार 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो b कितना बन जाएगा 7, और a प्लस सी कितना बन जाएगा 14। अब देखो दोनों का सम कितना है 21, इधर भी सम कितना है 21, तो यहां से हम a अनुपात b अनुपात c निकाल लेंगे। a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है दोस्तों 7, और c की वैल्यू, तीनों का सम 21 है, तो यहां से 7 और 6 कितना हो गया 13, तो बच गया कितना भाई 8, है ना। तो a अनुपात b अनुपात c हो गया। हमें अंतर चाहिए किसका, a और b का, तो a और b का अंतर कितना आ रहा है 1, और अनुपातों का योग कितना आ रहा है 21, और कुल राशि आपकी 10,500 है, तो 21 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम, तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 500। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है वो सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c है तो a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 का मान चाहिए, इन दोनों का मान चाहिए। देखो a अनुपात b बराबर b अनुपात c है तो हम ऐसे लिख पाएंगे a बटा b बराबर b बटा c, तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा ऐसी, और b की पावर 4 बराबर क्या लिख पाएंगे a स्क्वायर c स्क्वायर। हम यहाँ पुट करें तो देखो a की पावर 4 अनुपात a स्क्वायर c स्क्वायर, तो स्क्वायर से यहाँ स्क्वायर बच जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे हम बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो राम अपनी आय का 60% खर्च करता है। ठीक है, यदि उसकी आय 15% बढ़ा दी जाए तो खर्च 5% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए हम आय, व्यय और बचत को लेकर हम बात करें तो हम इसे मान लेते हैं कि एक आदमी 100 रुपए कमाता है, यदि 60% खर्च करता है तो खर्च 60 करेगा, तो बचत कितने की करेगा 40 की। यदि उसकी आय को 15% बढ़ा दे, तो पहले 100 था अब कितना हो गया 115, तो खर्च कितना परसेंट बढ़ जाता है 5%, तो 60 का 5% कितना होगा दोस्तों, 60 का 5% होता है 3, तो 60 पर 3 बढ़ गया तो कितना हो गया 63। अब 115 कमाता है, 63 खर्च करता है, तो यहां पर 52 क्या करेगा बचत करेगा, तो 40 से 52 कितना ज्यादा हुआ
12। तो बचत 12 बढ़ गई है किस पर, 40 पर, और गुणा कितना हो गया दोस्तों, 100। तो देखो 0 से 0 और 4 से 3, तो बचत में जो वृद्धि होगी वो कितने परसेंट की होगी, 30% की। ठीक है, अब इसके अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या वर्तमान में 10,000 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि कर रहे हो, तो 3 वर्ष पश्चात शहर की जनसंख्या क्या है। देखो 10% को लेकर हम बात करें तो बिन वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1/10। 10 पर 1 की वृद्धि, और कितने साल हो रही है, 3 साल। तो पहले 10 और फिर 11, फिर 10 और फिर 11, और तीसरे साल भी 10 और 11। अगर तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1000, और यहाँ कितना आएगा, 1331। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या कितनी कह रहा है, 10,000 है। तो देखो 10,000 यदि वर्तमान जनसंख्या है, हमारे पास कितना हो रहा है, 1000, और अब जनसंख्या कितनी बन रही है, 1331। तो 3 0 से 3 0, और अब 13,310 जनसंख्या हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास आंसर है 13,310। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 कि देखो एक समकोण त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और अंतर्वर्त की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तद अनुसार त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। देखो अगर हम किसी समकोण त्रिभुज को लेकर बात करें तो समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होती है वो कर्ण का हाफ होता है। तो अगर हम इसको ए, बी और सी की बात करें तो ये अगर डी पर है तो ये एडी जो है वो परित्रिज्या है, और परित्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और ये मिड पॉइंट होता है एसी का, तो एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। तो सीधी सी बात है, एक कर्ण की जो वैल्यू है उस समकोण त्रिभुज में वो 30 होगी। तो यहां से देखो ये 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम अंतः त्रिज्या को लेकर बात करें तो समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या होती है लंब प्लस आधार माइनस क्या होगा, कर्ण, और बटा कितना होगा, 2। ठीक है ना। अब यहां से देखिए अंतः त्रिज्या कितनी है, 6, और गुणा 2 हो जाएगा तो ये तो 12 हो जाएगा। लंब प्लस आधार और माइनस का कर्ण है तो कर्ण कितना हो जाएगा, -30। तो इधर आएगा तो किसका होगा, प्लस का, तो ये 42 हो जाएगा लंब और आधार, लंब प्लस आधार। तो देखिए यहां पर हम बात करें कि देखो यहां पर इन दोनों का लंब और आधार का 38 हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 24, 18 और 30। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 का। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा उस पर स्पर्श रेखा TP एवं TQ है, तो कोण PTQ बराबर होगा। एक वृत्त है इस प्रकार से, इस वृत्त को लेकर हम बात करें तो वृत्त के देखो 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, यहां पर ये कह रहा है कि O जिसका क्या है, केंद्र, अगर मैं यहां पर O केंद्र मानता हूं, ठीक है, तो यहां पर एक स्पर्श रेखा TP है और दूसरा क्या है, TQ। तो मैं इधर बाहर बिंदु T मान लेता हूं, और ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है। ठीक है ना, तो हमें PTQ बराबर चाहिए, PTQ इस कोण की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, तो इस कोण की वैल्यू क्या होगी आपको इन 3-4 ऑप्शन में बताना है। तो यहां पर देखो चारों ऑप्शन में एक ही कोण दे रखा है, OPQ। तो OPQ कौन सा होगा, OP और Q, इस वाले कोण को लेकर बात है। तो चलो एक काम करते हैं कि O को हम P से मिलाएं और O को हम किससे मिलाएं, Q से। ठीक है, और ये एक क्या हो गई, जीवा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए इस केंद्र से मैं इस बिंदु को मिलाता हूं, तो हम एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कहते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। यहाँ पे 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री बनेगा, दोनों आपकी स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, और ये इसको 2 बराबर भागों में, इसको क्या करेगा, इक्वल भाग में डिवाइड करेगा। ठीक है ना। अगर देखो अब नेक्स्ट हम बात करें कि जैसे मान लीजिए ये कोण थीटा है, ठीक है ना, तो ये यहां पर अगर कोई ई बिंदु है
तो आप समझिए कि OPE और OQE दोनों ही समकोण त्रिभुज है, दोनों ही सर्वांगसम त्रिभुज है। तो हम सर्वांगसम त्रिभुज कैसे कहेंगे, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, ये दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, और ये देखो ये जीवा है जिस पर मतलब कि केंद्र से मिलाने वाली रेखा इस पर लंब और समद्वि भाजित करती है, तो ये भी आपस में क्या है, बराबर। तो ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा दोस्तों, थीटा रहेगा। ठीक है, अब आप देखो दोनों थीटा है, अगर हम इस कोण की बात करें ये 90 डिग्री है, तो ये वाला जो कोण है वो कितना रहेगा, ये 90, और ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला भी क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर दोनों कोणों को मिलाकर हम बात करें तो इस दोनों जो कोण है वो 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा मतलब कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो यहां पर अगर कोण POQ की बात करें तो ये 180 माइनस 2 थीटा हो रहा है, और यहां पे कोण T ये है, और आप सभी जानते हैं कि कोण POQ बराबर कोण T की वैल्यू 180 डिग्री होती है। कितनी होती है 180 डिग्री। तो यहां से देखो इसकी भी वैल्यू यह है, तो आप यहां पुट करेंगे चीजों को, यहां पुट करते हैं तो आप यहां से क्या लिख पाएंगे, कोण POQ की वैल्यू है 180 माइनस 2 थीटा और प्लस कोण T है और साथ में क्या दे रखा है 180। अब 180 से 180 को आप कैंसिल आउट करेंगे तो कोण T बराबर क्या होगा 2 थीटा, और आप यहां से कोण T को क्या लिख रहे हैं, कोण T को लिख रहे हैं PTQ और बराबर 2 थीटा क्या है OPQ। तो यहां से हमारे पास जो आंसर रहेगा वो सेकंड ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलो अब हम अगले वाले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में अंतः कोण प्राप्त होता है, तो आप सभी जानते हैं कि अंतः केंद्र प्राप्त होता है तो उसका एक ही कारण है कोण समद्विभाजकों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों 139 कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। तो अगर समरूप त्रिभुज है तो इसमें BC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अगर दो त्रिभुज हमारे पास है AB और C और इधर क्या है DEF, है ना, अगर दोनों समरूप है तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, इन त्रिभुज का क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखो संगत भुजा कौन कौन सी है, यहां BC बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखा है और यहां इसके संगत क्या है EF, तो कितना सेंटीमीटर 4। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाएं के अनुपात के क्या, वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो अगर हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो ये 54 है, तो बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, है ना, और बराबर में BC कितना है 3, तो 9 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो आप यहां से लिख पाएंगे त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 54 गुणा 16 बटे 9, है ना, और 9 से आप 6 बार डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन। ठीक है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन और भी है, इस PDF में आपके पास छपा हुआ नहीं है तो मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूं। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि जूतों का आकार होता है औसत आकार, है ना, क्वेश्चन ऐसा है कि जूतों के औसत आकार में निम्न में से किस मादे का
उपयोग या प्रयुक्त में लाया जाता है या उपयोग होता है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे, माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य। तो मैंने हमेशा आपको एक बात कही है कि बहु प्रचलित वस्तुएं, रीति रिवाज या फैशन या पूर्व अनुमान या भविष्यवाणियों जैसी जो स्थितियां होती हैं वहां पर हम बहुलक का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो जूतों का आकार एक बहु प्रचलित चीज है ना, इसलिए हम यहाँ पर किसका, बहुलक का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास 140 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा, बहुलक रहेगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों सभी क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए हैं, और बाकी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अपना नया पेपर रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।